नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश गुप्ता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि हर फोटोग्राफर को अपने बुढ़ापे की चिंता अपने यूथ टाइम में ही कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका फोटोग्राफी का कैरियर अभी 15, 20, 25 साल का बचा हुआ है, तो आपको अपने बुढ़ापे के लिए आज से ही प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए। तो उसी कड़ी में हमने आपको यह भी बताया था कि जब भी आप अपने उम्र के उस मुकाम पर पहुंच जाएं कि आपको ऐसा लगने लगे कि अब मैं बिज़नेस को और आगे नहीं बढ़ा सकता, मैं अब इस बिज़नेस को किसी के हाथों में सौंप देना चाहता हूं, या मैं इस बिज़नेस को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहता हूं, सेल कर देना चाहता हूं, तो उस समय आपके मन में सबसे बड़ा ख्याल ये आएगा कि मेरे इस बिज़नेस के बदले में मुझे पैसे कितने मिलेंगे। तो आज का वीडियो मेनली मैंने इसी टॉपिक पे फोकस किया हुआ है कि आपका अपना चलता हुआ फोटोग्राफी का बिजनेस, जिसको कि आप जितने भी सालों से चला रहे हैं, आज उसकी मार्केट में अपनी एक गुडविल है, अपनी एक पहचान है। तो उस आपके इस बिज़नेस के आपको कितने पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताना शुरू करते हैं कि आपके बिजनेस की कीमत कैसे आंकी जाती है। बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्ट रहता है कि साहब मेरे पास जो कैमरे हैं, मेरे पास जो फ्लैश है, मेरे पास जो लैपटॉप है, कंप्यूटर है और भी फोटोग्राफी से रिलेटेड जो सामान है, उसका जो वैल्यू मिलेगा वही हमारा वैल्यूएशन होगा। यहाँ आपकी ये सबसे बड़ी गलती है। ये वैल्यूएशन जो होता है वो गलत है, क्योंकि आपके पास जो भी सामान है वो कुछ समय के बाद उसकी डिप्रिसिएशन हो जाती है, और उसके बाद उसकी डिप्रिशिएटेड वैल्यू जो होती है 30%, 40%, जैसे भी कंडीशन और जैसा भी वो एज हो आपके सामान का, उसके हिसाब से ही आंकी जाती है। लेकिन आपके बिजनेस की जो असली कीमत है वो कीमत है आपके इतने सालों के मेहनत से जो आपने एक गुडविल अर्न की है मार्केट में, उसकी कीमत होती है। और वो वाली गुडविल आपकी जो होती है वो बहुत अच्छे दाम पे बिक सकती है। तो अगर मान लीजिए आज आपका बिजनेस मान लीजिए 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से चल रहा है, तो आपको अपने इस बिज़नेस को उसकी कीमत आंकने के लिए एक फार्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। उस फार्मूले से आज आप खुद से भी चाहें तो अपने बिजनेस की एक रफ असेसमेंट कर सकते हैं। वैसे तो मार्केट में तरह तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि आपके चलते हुए बिजनेस को सही तरह से एसेस करके आपको बता देंगे कि उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन आप खुद से भी अपने बिजनेस का आज की तारीख में क्या मार्केट वैल्यू आपको मिल सकता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक सिंपल फार्मूला मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए आप लोगों ने जो एक टीवी पे बहुत ही पॉपुलर सीरियल चल रहा था जिसको कि शार्क टैंक बोलते हैं, जिसमें कि लोग अपने अपने बिजनेस को लेके आते हैं मंच पे और सामने जो शार्क्स बैठे रहते हैं उनके बिजनेस के बारे में बात करते हैं, उनकी बिजनेस की असेसमेंट करते हैं, अकॉर्डिंगली उनका जो है कितना उसके ऊपर वो पैसे लगा सकते हैं, कितनी इक्विटी ले सकते हैं, उसके बारे में बताते थे। तो उसी तर्ज पे अगर आपने उस सीरियल को देखा होगा तो कुछ उसके फाइनेंशियल टर्म्स आपको याद होंगे। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको नए सिरे से और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा कि बिजनेस की आपकी असेसमेंट कैसे की जाती है। तो बिजनेस का असेसमेंट का जो सीधा सीधा फार्मूला वो ये है कि आपकी जो टोटल वैल्यू है बिजनेस की इज इक्वलेंट टू एबिटा मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लायर फैक्टर प्लस आपके पास जितने भी एसेट्स हैं उनकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू एंड माइनस आपके पास अगर जितना भी मार्केट में देनदारी है उसको आप माइनस कर दीजिए। इसका जो टोटल आइटम आता है, जो टोटल सम आता है, दैट इज़ योर रियल नेट वर्थ वैल्यू ऑफ योर बिजनेस। आज की तारीख में वो आपकी नेट वर्थ वैल्यू रहेगी। अब इसमें अगर हो सकता है कि आपको एक लाइन में ये समझ में ना आया हो, तो सबसे पहले तो इसमें एक नया वर्ड आपके लिए होगा एबिटा। एबिटा बेसिकली क्या होता है? EBITDA जो होता है शॉर्ट फॉर्म है एबिटा का। तो दोस्तों, एबिटा एक फाइनेंशियल टर्म होती है जिसका कि फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो बेसिकली आपको किसी भी बिजनेस की नेटवर्थ कैलकुलेट करने के लिए एबिटा कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी रहता है। और एबिटा कुछ नहीं है, सिंपली अगर आपको बहुत आसान भाषा में अगर इसको कैलकुलेट करना बिना किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प के, तो आपने साल भर में जितना भी अर्न किया है
उसको आप एक जगह लिस्ट करते जाइए। आपको जैसे मान लीजिए वेडिंग्स हैं, आपके छोटे छोटे फंक्शंस हैं, या जिस भी तरह का आपने अमाउंट मार्केट से जो रिसीव किया है उसको आप एक तरफ लिख के उसको सम अप कर दीजिए। और उसके बाद उस बिज़नेस को चलाने के लिए आपने जितने पैसे खर्च किए हैं वो सारा एक जगह आप लिस्ट करते जाइए। जैसे मान लीजिए अपने स्टाफ को आपने कितनी सैलरी दी है, आपने मकान का दुकान का किराया कितना दिया है, आपने बिजली का बिल कितना दिया है, पेट्रोल में कितने पैसे खर्च किए हैं, मोबाइल में कितने पैसे खर्चे, मोबाइल ख़रीदने में नहीं, मोबाइल की प्लान लेने में कितने खर्च किए हैं। उसके अलावा आपने एडिटिंग के लिए कितने पैसे दिए, एल्बम मेकिंग के लिए कितने पैसे दिए हैं, वो सारा खर्चा आप एक जगह लिखते जाइए और उन सबको आप जोड़ दीजिए। तो आपकी जो साल की टोटल अर्निंग है उसमें से आप इस टोटल खर्चे को माइनस कर दीजिए, तो जो अमाउंट आता है वो आपका एबिटा होता है। अब आपके इस खर्चे के अंदर जो है आपके टैक्सेस नहीं आएंगे। अगर आपने कोई लोन लिया है उसकी आप ईएमआई देते हैं वो नहीं आएगा। उसके अलावा जितने भी इस तरह के जो खर्चे हैं जो कि इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो इस वाले आपके एबिटा की कैलकुलेशन में नहीं आएंगे। तो सिंपली आपकी जो अर्निंग माइनस आपका जो खर्चा है उसका जो डिफरेंस है दैट इज़ योर रियल अर्निंग। अब अगर मान लीजिए आपने अपना एबिटा कैलकुलेट कर लिया, अब इसके बाद जो है जब आप अपने पूरे फर्म का अपने बिजनेस का इवेल्युएट करना चाहेंगे तो उसका फार्मूला ये आएगा कि नेट वर्थ इज इक्वल टू एबिटा इनटू मल्टीप्लायर फैक्टर प्लस आपका जितना भी सामान है उसकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू माइनस आपके नाम का जितना भी लोन है उस बिजनेस से रिलेटेड। अब यहाँ पर एक मल्टीप्लायर फैक्टर और आपके लिए एक नई चीज़ आ गई, लेकिन ये मल्टीप्लायर फैक्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम है। यही आपकी जो शॉप है या आपका जो बिजनेस है उसकी नेट वर्थ को कैलकुलेट करता है। तो बेसिकली ये जो फैक्टर है वो है क्या? फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपका बिजनेस आज की तारीख में उसकी स्टैंडिंग क्या है। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस इतना पॉपुलर है कि वो आपके नाम से काम नहीं कर रहा है, आपकी ब्रांड वैल्यू के नाम से काम कर रहा है। मान लीजिए आपने अपनी फर्म का कोई भी नाम रखा हुआ है, लोग उस फर्म के नाम से आते हैं, काउंटर पे कोई भी बैठा उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके लोग से बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, पर्सनली कांटेक्ट करते हैं, ऑर्डर बुक करते हैं, आपके लोग जाके वहाँ पे सर्विस दे के आते हैं, आपके लोग जाके उनको आपका जो सामान है वो पहुंचा के आते हैं, बदले में पेमेंट लेके आ जाते हैं और आप कहीं पिक्चर में नहीं आते। तो ये सिस्टम बेस्ड कंपनी कहलाती है जहाँ पे सारा काम सिस्टम पे चल रहा है। तो जहाँ भी सारा काम सिस्टम पे चल रहा होता है उस तरह के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनका ये मल्टीप्लायर फैक्टर जो होता है वो 3 से ऊपर होता है। उसके बाद अब आपकी मार्केट में रैंकिंग कैसी है, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, हर जगह आपकी इवैल्यूएशन होती है। अगर मान लीजिए आपकी रैंकिंग अच्छी है, आपका मार्केट में नाम अच्छा है, पॉपुलैरिटी अच्छी है, आप सिटी लेवल पे जाने जाते हैं, तो आपका मल्टीप्लायर फैक्टर जो है 3 से ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपका इस तरह का एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, आज भी आप अपने नाम से जाने जाते हैं, लोग आपके पास नाम देख के आपके पास पर्सनली कांटेक्ट करके आते हैं, आपको बिजनेस देते हैं, आप शादी में खुद जाते हैं काम करने के लिए, साथ में अपनी टीम को ले जाते हैं, तो उस केस में आपकी कंपनी जो है एक सिस्टम बेस्ड कंपनी नहीं कहलाएगी, एक इंडिविजुअल बेस्ड कंपनी कहलाएगी। उसमें सामने वाला जब आपकी दुकान को खरीदेगा, आपके बिजनेस को खरीदेगा, तो उसको ये डर रहेगा कि जिस आदमी से मैं काम ले रहा हूँ, जिसका बिजनेस मैं खरीद रहा हूँ, कल को जब वो यहाँ पे नहीं बैठेगा तो मेरे पास उतने कस्टमर्स नहीं आएंगे। तो उस कंडीशन में आपका जो मल्टीप्लायर फैक्टर जो होता है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वह फिर 3 की जगह 2 हो जाती है, 2 की जगह 1 हो जाती है। और उसके बाद अब यदि मान लीजिए आपने किसी वजह से दुकान अपनी बंद कर रखी है फॉर 6 मंथ्स 7 मंथ्स, या किसी वजह से अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता किसी के घर में कोई ऐसी जो दुकान को चलाने वाला होता है वो नहीं रहा और 5 6 7 8 महीने तक दुकान बंद हो गई, उसके बाद उनके वारिस लोगों ने दुकान को बेचना चाहा, तो क्या होता है कि दुकान 6 7 महीने से बंद है, मार्केट में इस बारे में खबर फैल जाती है। तो उस केस में आपका ये मल्टीप्लायर फैक्टर जो होता है वो फ्रैक्शन में चला जाता है, 0.1 0.2 0.3 इस तरह से आ जाता है। तो आप देखिए कि आपके टोटल बिजनेस को
कैसे कैलकुलेट होता है हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं। उस एग्जांपल में आप अपनी खुद की वैल्यूज़ भी डाल सकते हैं, अपने बिजनेस की वैल्यूज़ डाल सकते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा वैल्यूएशन आपके बिजनेस का आ जाएगा। तो मान लीजिए कि अगर आप साल भर में मोटा मोटा 50 लाख का टर्नओवर करते हैं, ठीक है, 50 लाख का टर्नओवर करने के लिए आप 30 लाख उसमें खर्च कर देते हैं, जिसमें कि सैलरीज हैं, बिजली का बिल है, दुकान का रेंट है, बाकी और जितने खर्च हैं आपने मतलब एडिटिंग वाले को पैसे दिए हुए हैं, एल्बम वाले को पैसे दिए हुए हैं, और जो भी जितने भी पैसे आपने खर्च किए हैं, तो उसका टोटल सम आप मान लीजिए 30 लाख का है। तो टोटल आपकी जो बचत हुई है वो आपकी 30 लाख हुई, मतलब 20 लाख हुई, सॉरी, मतलब हमने 50 में से 30 माइनस किया तो 20 लाख बचे आपके पास। तो 20 लाख जो है आपका एबिटा हो गया, जिसमें कि किसी तरह का कोई टैक्स नहीं इंक्लूडेड है, जिसमें किसी तरह की कोई ईएमआई इंक्लूडेड नहीं है। अब उसके बाद आपके पास सामान कितना है, आपका कैमरा कितने का है, मान लीजिए आपके पास 2-3 लाख के 3-4 कैमरे हैं, फ्लैश है, लेंसेस हैं, स्टूडियो लाइट्स है, ये सब मिला के मान लीजिए अगर उसकी कीमत 15 लाख हो जाती है, 15 लाख का, लेकिन डेप्रिशिएटेड वैल्यू जो होती है वो आपकी 0.3 0.4 के आसपास ही होती है, मतलब 30%, 40%, 50, मैक्सिमम 50% वैल्यू होती है। तो मान लीजिए अगर आपके पास 15 लाख का सामान है तो 15 लाख का जो है आधा कर देंगे तो 7.5 लाख, या मोटा मोटा 8 लाख पकड़ लीजिए, तो 8 लाख का सामान आपके पास है, और मान लीजिए आपकी किसी तरह की कोई देनदारी नहीं है, तो टोटल आपकी नेट वर्थ वैल्यू हो जाएगी, आपका एबिटा हो गया 20, और उसके बाद आप इसका मल्टीप्लायर उसमें लगाइए। अगर मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल कंपनी है, मतलब आपका कोई ऐसा नाम नहीं है मार्केट में, सिर्फ आपके नाम से दुकान चल रही है, तो आपको एक नंबर से ज़्यादा मल्टीप्लायर फैक्टर नहीं मिलेगा। तो 20 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो हो गया 20, उसके बाद आपके जो एसेट्स हैं उसको जोड़ दीजिए, हो गया 8, और आपके पास 20 और 8 जोड़ दिया तो हो गया टोटल 28, और आपके पास कोई भी लोन नहीं है, तो टोटल आपकी नेट वर्थ आपकी हो गई 28 लाख रुपए। मतलब आपने जितने दिन से भी शॉप अपनी इस्टेब्लिश कर रखी है, आज अगर आप उसको बेचना चाहेंगे एज इट इज़, तो आपकी शॉप 28 लाख में बिकेगी। ओके, तो ये हो गई आज की तारीख में आपके शॉप की नेटवर्थ वैल्यू। अब इसका हम दूसरा सिनेरियो आपको दिखाते हैं। अब अगर आपको अपने इस शॉप की वैल्यू बढ़ानी है, सब कुछ वही रहेगा, आपका टर्नओवर भी मान लीजिए उतना ही है, आपका जो एसेट्स हैं वो भी उतना ही है, मार्केट में कोई देनदारी नहीं है आपकी, लेकिन अगर आपने स्मार्टली 3-4 साल पहले से काम करना शुरू किया तो क्या होगा कि आपने अपने आप को आगे ना करके अपनी बिजनेस का एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम बनाने से क्या हुआ कि आपके फर्म का नाम जो है सारे जगह फैल गया कि फलाने फलाने नाम की कंपनी है जो इस सिटी में फ़ोटोग्राफी करती है, और बहुत ही रेपुटेड कंपनी है, यहाँ का काम जो है बहुत प्रतिष्ठित है, यहाँ की क्वालिटी बहुत प्रतिष्ठित है। आपके जितने भी टीम मेंबर हैं वो इस तरह से डेडिकेटेड होना चाहिए कि एक इक्वल क्वालिटी और समय की पंक्चुअलिटी के साथ में वो सब चीज़ें वहाँ पर डिलीवर करते हैं। और ये तब हो पाएगा जब आप फ्रंट लाइन में आके फ़ोटोग्राफी नहीं कर रहे होंगे, आप उस कंपनी के एक ओनर की हैसियत से काम कर रहे होंगे, उस कंपनी का डायरेक्टर बन के काम करेंगे, और आप सबको जो है इस तरह से सुपरवाइज करेंगे कि हर आदमी अपना अपना काम सही तरीके से करता रहे, और आपको हर काम के लिए अलग अलग आदमी अपने पास रखने होंगे। शूटिंग के लिए कोई और जाएगा, ऑर्डर रिसीविंग के लिए कोई और बात करेगा, एडिटिंग कोई और करेगा, उसके बाद जो है आपके जो क्लाइंट्स होते हैं उनसे डील करने के लिए भी आप किसी ऐसे आदमी को रखिए जो कि थोड़ा सा, जिसको बिजनेस की अच्छी नॉलेज हो, जिसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो, जो स्मार्ट लुकिंग हो, अच्छा बिहेवियर हो, सॉफ्ट स्पोकन हो। ऐसे आदमी को जब आप रखेंगे तो आपके शॉप का, आपके बिजनेस की एक ब्रांड वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी, और कस्टमर जब भी आपके शॉप में आएगा तो उसको लगेगा कि हाँ, मैं किसी एक प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ, और उसके सेटिस्फैक्शन से जो होगा आपका नाम पूरे मार्केट में फैलता जाएगा। तो उस केस में आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो होगा वो 2 से 3 तक भी हो सकता है। तो अब आप सोच के देखिए, अगर आपका मार्केट में रेपुटेशन अच्छी हो गई है
और आपका ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 हो गया है, तब आप दोबारा अपने बिजनेस की कैलकुलेशन कीजिए कि आपका जो टोटल टर्नओवर था उसमें से हमने खर्चे घटा दिए, 50 में से 30 लाख घटाया तब 20 बचा। अब इस 20 में हमारा जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 हो गया है, हमने उसको उससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे यहाँ 60 हो गया। 60 के बाद हमारे एसेट्स वही हैं 8 लाख के, तो 60 को हमने 8 से ऐड कर दिया। हमारे शॉप में किसी तरह की कोई देनदारी नहीं है, तो हमारी टोटल शॉप की कीमत जो हो गई 68 लैक्स हो गई। वही बिजनेस जो थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, वो जो 28 लैक्स में बिक रहा था, अब वो 68 लैक्स में बिक जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि इसी बिजनेस को हमें और ज़्यादा एक्सपेंड करना है, मतलब हमें इसकी वैल्यू और बढ़ानी है। तो आप ये याद रखिएगा कि आपको अपने बिजनेस की नेट वर्थ वैल्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ 2 चीज़ों पे काम करना है। एक तो आपको अपना एबिटा बढ़ाना है और दूसरा आपको अपनी ये मल्टीप्लायर फैक्टर जो होती है उसको बढ़ाना है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस चीज़ से बढ़ेगा कि आपकी रेपुटेशन जितनी बढ़ती जाएगी मार्केट में, उतना ज़्यादा ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बढ़ता जाएगा और आपका एबिटा तब बढ़ेगा जब आप अपना टर्नओवर बढ़ाएंगे और अपने खर्चे जो है बैलेंस रखेंगे। अब मान लीजिए इसी बिजनेस से अगर आपने अपना टर्नओवर जो है अभी जो 50 लाख था, 50 लाख की जगह आप 1 करोड़ कर दीजिए, तो आपको लगेगा 1 करोड़ में कैसे कर पाऊंगा, मैं तो इतना नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपने चूंकि अपने आप को लिमिट करके रखा हुआ है, आपने अपने गले में कैमरा लटका रखा है और हर जगह आप शूटिंग करने पहुंच जाते हैं, तो बाकी आपके पास सोचने समझने का टाइम ही नहीं रहता। आप ये गले में लटकाना बंद कर दीजिए कैमरे को और उसकी जगह आप लोगों को अपॉइंट करिए और ऊपर से सुपरवाइज कीजिए। आपको मार्केट में तरह तरह के फ्रीलांसर लड़के मिल जाएंगे जो आपके बिहाफ पे किसी भी ऑर्डर को एकम्प्लिश करके आ जाएंगे, शूट करके आ जाएंगे। आपका काम ये रहेगा खाली लोगों को अपने क्वालिटी के बारे में और कमिटमेंट के बारे में सही तरीके से ट्रेन करने का। तो जो भी लड़का आपके यहाँ काम करेगा वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि हमारे इनको किस तरह की क्वालिटी चाहिए और कैसा कमिटमेंट चाहिए। तो आप मार्केट में जितना ऑर्डर ग्रैब कर सकते हो उतना ऑर्डर ग्रैब कर लीजिए और उसके लिए तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास खाली समय होगा। तो आपके पास कोई भी ऑर्डर आता है, कभी किसी को मना मत करिए। और आपको मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि अपने आप एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाइए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ बढ़ाने में क्या होता है कि फ़िक्स सैलरीज़ होती हैं, तो उसमें काम हो चाहे ना हो आपको सैलरीज देनी पड़ेगी। तो आपका जो खर्चा मैंने बताया अभी वो आपका बढ़ता रहेगा, तो उसको आप फिक्स रखिए और आप लोगों को कमीशन बेसिस पे काम देना शुरू कर दीजिए। तो मान लीजिए आपका 1 करोड़ का टर्नओवर होता है, उसकी जगह जहां आप अभी 30 लाख की सैलरी दे रहे थे उसी जगह आपको 40 लाख देना पड़ जाए, इवन 50 लाख देना पड़ जाए, तो भी आपका एबिटा जो है वो 20 लाख की जगह हो जाएगा 50 लाख। ठीक है, अब आपका एबिटा हो गया 50 लाख। और अगर मान लीजिए आपने इसके ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया कि आपने अपना मल्टीप्लायर फैक्टर किस तरह से बढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने दुकान का, अपने एस्टेब्लिशमेंट का, अपनी फर्म का नाम बढ़ाइए। तो नाम बढ़ाने के लिए बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपके लोगों द्वारा जो भी कमिटमेंट दिया जाता है कि मेरा इस तारीख को आपको मैं प्रूफ दिखा दूंगा, इस तारीख को मैं आपको छोटी एल्बम दे दूंगा, इस तारीख को मैं आपको पूरा सारा नेट जितना भी हमने शूट किया है वो दे दूंगा, उसमें से आप फ़ोटो सिलेक्शन किस तारीख तक मुझे करके दे देंगे, एंड बाय दिस डेट मैं आपको एल्बम हैंड ओवर कर दूंगा, मैं टीज़र किस तारीख को बना दूंगा। एक पूरा प्लान अगर आप शुरू में ही बना के अपने क्लाइंट को दे देंगे ऑर्डर बुकिंग के टाइम पे, और एक एक शेड्यूल अगर आप मेंटेन करते जाएंगे, तो सिर्फ इतनी छोटी सी चीज़ जो है ना आपको अपने मार्केट में कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है। एक बार अगर ये बात फैल गई कि ये फॉर्म वाले जो बोलते हैं वो करते हैं, उसके बाद आपकी क्वालिटी को आप बराबर मॉनिटर करते रहिए। मान लीजिए आपने एक दिन में 10 कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, आपको कहीं कैमरा लेके नहीं जाना है, लेकिन आप अपने जितनी भी जगह आपकी वेडिंग हो रही है, इवेंट हो रहा है, बारी बारी से सब जगह विजिट ज़रूर कीजिए। हर विजिट में आपको भले आधा घंटा दीजिए, 15 मिनट दीजिए, लेकिन आपका जो
क्लाइंट है उसे आप पर्सनली मिल के आइए, उसका श्योर करके आइए मेरी टीम यहाँ पर काम कर रही है और आपको बहुत बढ़िया काम मिलेगा। आपके लड़कों को भी लगेगा कि मुझे कोई देख रहा है, और इस तरह की कमिटमेंट जब आप देते हैं ना तो आपकी एक अलग वैल्यू मार्केट में बढ़ जाती है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आप रखेंगे, इस तरह की पंक्चुअलिटी रखेंगे, आपका मल्टीप्लायर फैक्टर अपने आप बढ़ता रहेगा। उसके बाद आपके जितने भी टीम मेंबर हैं इंक्लूडिंग योर सेल्फ, आप जब भी किसी इवेंट में जाते हैं अपनी फर्म की एक यूनिफॉर्म पहन के जाएं जिसके बैक के ऊपर आपकी कंपनी का नाम लगा हो। अगर आप चाहें तो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को आप एक कैप भी पहना सकते हैं, हालांकि कैप लगा के फोटोग्राफी करना मुश्किल होता है इसलिए कैप ज़रूरी नहीं है, बट एक जो वेस्ट कोट होता है या जैकेट होती है या सर्दी का टाइम है तो ब्लेज़र होता है, वो आपके फर्म का होना ज़रूरी है। तो जितने भी लोग आते हैं आपके उस इवेंट में, जाने अनजाने सबकी निगाह उस चीज़ के ऊपर पड़ती है और आपका नाम किस तरह से पॉपुलर हो रहा है उस चीज़ का आप अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। उसके बाद आप जिस भी इवेंट में जाते हैं वहाँ पर अपना एक बैनर ज़रूर लगाइए अपने फर्म का, जिसमें आपके फर्म का नाम लगा हो और फ़ोन नंबर लगा हो और नीचे एक बार कोड लगा हो कि अगर कोई इसको स्कैन कर ले तो आपके सारे डिटेल्स उसके मोबाइल के ऊपर आ जाएंगे, उसको वो सेव कर सकता है और ज़रूरत पड़ने पर आगे आपको कांटेक्ट कर सकता है। उसके बाद अब आप दूसरी चीज़ें ध्यान रखिए, पब्लिसिटी आपकी, क्योंकि देखिए ये चीज़ें ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका मल्टीप्लायर फैक्टर को बढ़ाती जाएंगी और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपके इस्टेब्लिशमेंट की, आपकी शॉप की नेटवर्थ को बढ़ाती जाएंगी। तो उसके बाद आप अपने शॉप का फ़ोन नंबर हो सके तो एक लैंडलाइन ज़रूर रखिएगा। लैंडलाइन नंबर जो होता है वो हमेशा आपके शॉप में जो समय अवेलेबल रहता है वो रिसीव करता है। तो कस्टमर जब भी उस लैंडलाइन नंबर पर फ़ोन करता है और उसको कोई वहाँ पे अवेलेबल आदमी जब रिसीव करके आंसर देता है ना तो उसका एक बात अलग ही होती है, क्योंकि जब आप मोबाइल नंबर किसी को देते हैं, मोबाइल जब बज रहा होता है तो उस समय आप उसको रिसीव करने की स्थिति में कई बार नहीं होते हैं। कभी आप वॉशरूम में होते हैं, कभी आप बाथरूम में होते हैं, कभी आप खाना खा रहे होते हैं, कभी आप ड्राइव कर रहे होते हैं। उसमें कस्टमर को वो विश्वास नहीं आता, लेकिन जब वो मोबाइल पे एकदम से जब वो लैंडलाइन पे किसी से एकदम से बात कर लेता है तो उसको एकदम से कॉन्फिडेंस आता है कि मेरी दुकान में, मेरी शॉप में किसी से बात हो गई। प्लस आपके सिटी के जितने भी इस तरह के ऑनलाइन सिस्टम हैं एडवर्टीज़मेंट के, जैसे कि मान लीजिए आपका जस्ट डायल है या आपके और भी जितने भी जहाँ पे आपका फ़ोन नंबर लग सकता है, रजिस्टर हो सकता है, वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ज़रूर लगा के रखिए, सो दैट जब भी लोग इंक्वायरी करते हैं तो आपका नंबर ट्रेसेबल होना चाहिए। उसके बाद हो सके तो अपनी एक वेबसाइट बना के रखिए, अपनी एक ईमेल आईडी बना के रखिए, मतलब ऑनलाइन भी आप बिल्कुल एसेसिबल होना चाहिए। एंड उसके बाद आपके जितने भी आज की तारीख में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वह इंस्टाग्राम हो, चाहे वह फेसबुक हो, चाहे आपका यूट्यूब हो, हर जगह आपकी फर्म की कुछ ना कुछ दखल होना चाहिए। आपका अपना एक फेसबुक पे पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे वीकली अपडेट होते रहना चाहिए, यूट्यूब पे आप रेगुलरली अपने वीडियोस अपलोड करते रहिए। तो क्या होगा कि आपका नाम जो है ना चारों तरफ फैल जाएगा। और जब इतनी सारी चीज़ें आप कर लेंगे ना तो आपका जो मल्टीप्लायर फैक्टर है वो 3 की जगह 5, 6, 7 तक पहुंच जाएगा। तो अब आप नए सिरे से देखिए आपकी कैलकुलेशन कि जहां आप पहले 50 लाख का टर्नओवर कर रहे थे, मान लीजिए अगर आप 1 करोड़ का टर्नओवर करने लगे और उसके बाद आपका जो टोटल खर्चा है वो आपका 50 लाख हो गया, तो भी आपका एबिटा जो है वो 50 लाख हो गया। ओके, अब इस 50 लाख में अगर मान लीजिए आपने कुछ नहीं किया, अगर आपका मल्टीप्लायर फैक्टर उतना का उतना ही रह गया और अगर आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो है 50 लाख इंटू 2 जो हो गया 1 करोड़, और उसके बाद आपके जो एसेट्स थे वो आपके 8 लाख, तो 1 करोड़ 8 लाख तो वैल्यू आपकी बिना कुछ किए हो गई। सिर्फ आपने अपना टर्नओवर बढ़ा दिया और आपका जो मार्केट वैल्यू है वो आपका बढ़ गया। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने जितनी चीज़ें मैंने बताई थी वो सब कुछ कर लिया, अगर आपने पॉपुलर हो गए सिटी के अंदर, स्टेट के अंदर पॉपुलर हो गए, तो आपका ये जो मल्टीप्लायर फैक्टर है वो 3 की जगह 5 तक पहुंच जाएगा। तब आप देखिए आपका जो एबिटा है वो 50 लाख का है,
50 लाख में आपने जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 2 करोड़ 50 लाख हो गया। आपके एसेट्स वही मान लीजिए है 8 लाख 10 लाख का ही है, तो उस 2 करोड़ 50 लाख में आप 8 लाख और जोड़ दीजिए तो आपके टोटल इस्टेब्लिशमेंट्स की कॉस्ट जो है 2 करोड़ 58 लाख हो गई। तो ये है मैजिक, आपके टोटल इस्टेब्लिशमेंट को किस तरह से आप चला रहे हैं, किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हर फोटोग्राफर को अपने जितने दिन की वो सर्विस दे रहा है उस पीरियड में इस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखना है सिस्टम्स को कि आपकी वैल्यू दिन पे दिन बढ़ती जाए। क्योंकि उम्र के एक मुकाम पे धीरे धीरे आप थकने लगते हैं, और जब आपको लगने लगे कि अब मेरी थकान आ रही है और मेरे इस इस्टेब्लिशमेंट को कोई टेक ओवर करने वाला नहीं है, वो स्टेज आने से पहले आप अपने इस्टेब्लिशमेंट को या तो किसी को हैंड ओवर कर दीजिए, 50-50 इक्विटी में कर सकते हैं, 40-60 इक्विटी में कर सकते हैं कि वो काम करेगा, आप बाहर से सुपरविज़न करेंगे, आपको वो इक्विटी आप सामने वाले को दे दीजिए और आप घर बैठ के भी पैसे अर्न कर सकते हैं। या अगर आपको थोड़े दिन बाद लगने लगे कि मैं ये भी नहीं करना चाहता, मुझे तो टोटल वाइंड अप करना है, तो आप पूरा इस्टेब्लिशमेंट जो है किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं। उसके बदले में जो भी कैलकुलेशन मैंने बताई है उसके हिसाब से आपको जो भी नेटवर्थ आपके इस्टेब्लिशमेंट की आती है उतना आप मार्केट में ऑफ़र कर सकते हैं। और ये चीज़ तो आपने अपने तरीके से असेस की है, अदरवाइज़ इस तरह की फर्म की असेसमेंट करने के लिए मार्केट में कंपनीज होती हैं, आप उनको असाइनमेंट दे दीजिए, वो आपके इस्टेब्लिशमेंट का असेस करके आपको दे देंगी। या अगर जब आप एडवर्टाइज़ करें कि मैं अपने इस्टेब्लिशमेंट को सेल करना चाहता हूं, तो वो लोग अपने तरीके से अपने आपकी कंपनी को असेस करवा लेंगे। तो दोस्तों ये थी टोटल आपको किस तरह से अपने शॉप का, अपने बिजनेस का, इस्टेब्लिशमेंट का असेसमेंट करना है। और आज इस तरीके से आप बहुत आसानी से अपने फर्म का, इस्टेब्लिशमेंट का असेसमेंट कर सकते हैं। बस मैंने जितनी चीज़ें बताई हैं ईमानदारी से उसके सारे फिगर्स आप उसके अंदर भरते जाइए और सिंपल तरीके से आप कैलकुलेट करके देखिएगा, आपका पूरे बिजनेस का वर्थ वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों अगर मुझे शॉर्ट में पूरे इस कहानी को समअप करना हो कि आपको अपने इस्टेब्लिशमेंट की, आपको अपने बिजनेस की नेट वर्थ कैसे बढ़ानी है, कीमत कैसे बढ़ानी है, तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है कि आप अपना टर्नओवर बढ़ाते जाइए। आप ये मत देखिए उस टर्नओवर को बढ़ाने में मेरा खर्चा कितना हो रहा है। देखिए आप खर्चा करने में बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा, मार्केट में आपको पेमेंट करने में बिल्कुल नहीं हिचकना चाहिए। आपको जितना स्टाफ रखना हो रखिए, जितने भी फ्रीलांसर लड़के रखना हो रखिए, लेकिन आप मैक्सिमम ऑर्डर ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप बिजनेस ग्रैब करेंगे, भले ही आपको लोगों को पेमेंट देना पड़ जाए, तो भी आपकी मार्जिन मनी जो एबिटा है वो आपका दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। और जितना एबिटा बढ़ेगा आपका खुद का प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्लस आपके फर्म की जो है नेट वर्थ वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। दूसरा जो मैंने बताया था, आपको मल्टीप्लायर फैक्टर बढ़ाने के लिए आपको अपनी रेपुटेशन बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी बुक को बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा। जो मैंने बताया अभी कि साल में कितने का आपका टर्नओवर हो रहा है, ये ज़बानी नहीं होना चाहिए, इसकी बाकायदा बिलिंग होना चाहिए। 2, 3, 4 साल 5 साल का पूरा पक्का हिसाब होना चाहिए कि आपने कितने कितने तारीख को किस किस के यहाँ कितने का काम किया, वो पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। प्लस आपके पास जितने भी कस्टमर्स हैं सबका कांटेक्ट और उनका नाम, एड्रेस पूरा एक रजिस्टर में मेंटेन होना चाहिए। ये आपकी जो कस्टमर की जो लिस्ट है पूरी, वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। जब भी कोई नया कस्टमर आपकी फर्म को खरीदेगा और जब आप उसको अपने ये 1500 लोगों की जब लिस्ट देंगे कि ये मेरे लॉयल कस्टमर हैं जो पिछले 20 साल से मेरे से बिजनेस लेते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं, मेरे से काम करवाते आ रहे हैं, तो उसकी एक अलग वैल्यू होती है। और यही सारी चीज़ें मिलके आपका जो है मल्टीप्लायर फैक्टर जो है बढ़ाती हैं। तो सामने वाले को, पार्टी को, जो आपका बिजनेस लेने आ रहा है, उसको जब ये विश्वास हो जाएगा कि ये एक पक्का चलता हुआ बिजनेस है जिसमें अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मैं भी इसके बराबर या इससे ज़्यादा अर्न कर सकता हूँ, तो वो आपको आपके मुँह मांगे दाम देने को तैयार हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको अलार्म कर दे रहा हूँ, गलती से भी अगर आपका बिजनेस थोड़े भी दिन के लिए बंद रह गया तो आपके बिजनेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। फिर आप इसको बेच नहीं पाएंगे, मतलब पैसे आपको नहीं मिलेंगे। फिर आपको बिल्कुल जो होता है ना, जिसको बोलते हैं
औने पौने दाम पे बिकेगा। आपका जो मल्टीप्लायर फैक्टर है ना वो 0.1 0.2 हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका भले ही वो 20 लाख का बिट्टा था, लेकिन अगर पिछले 2-3-4 महीने में अगर दुकान बंद पड़ी है तो वैसे ही आपके पास ऑर्डर बुक जीरो हो चुकी है, आपको दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आपका ये जो एबिटा है ना वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। उस केस में आपके पास सिर्फ एसेट्स पड़े हैं, आपके जो कैमरा है, लेंस है, शॉप है, उसमें फर्नीचर है, लैपटॉप है, बस उसकी जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है वही आपको मिल पाएगी। तो ये दिन आने से पहले ही जब भी आपको लगे, आपके बच्चों को लगे कि आज के बाद से अगर हो सकता है इस दुकान को और कोई नहीं टेक ओवर कर पाएगा, तो समय रहते जब चलती हुई शॉप को जिस समय आप डिस्पोज ऑफ करेंगे आपको उसके बहुत अच्छे पैसे मिल जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये इस्टेब्लिशमेंट और इसका जो है वैल्यूएशन का सिस्टम समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो इस टोटल जो सिस्टम मैंने बताया आपको कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे नेटवर्थ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इस पूरे फार्मूले को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। उसके अंदर जो ब्लैंक स्पेसेस रहेंगे वहां आप अपने हिसाब से अपने फर्म का, अपनी शॉप का जो वैल्यू है आप ईमानदारी से उसमें डालते जाइएगा। उसके बाद फाइनली कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपको आप अपने शॉप की, अपने एस्टेब्लिशमेंट की, अपने बिजनेस की नेट वर्थ वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता हो कि इसको अपने दोस्तों से शेयर करने से उनको भी फ़ायदा हो सकता है तो उनसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।